हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांड वेलकम है साथियों। और अभी हम लोग जेपीएससी जैक पेपर 2 इतिहास में यूनिट 3 पहुंच चुके हैं। और यूनिट 3 में आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। यूनिट 3 का ये पहला टॉपिक रहेगा और हमारा टॉपिक का नाम रहेगा आज त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 पक्षों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आप जैट पेपर 2 इतिहास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी अच्छी हो, हमारी शुभकामना है। लेकिन अगर आप परेशानी में हैं, ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनकी तैयारी अच्छे चल रही है, स्मूथ तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी डाउट्स लग रहा है कि सर हमारा तैयारी कैसा होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेट पेपर 2 हिस्ट्री बैच में, जिसके लिए क्लासेस चल रही है लगातार एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। और यहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर कराया जाएगा। और लास्ट में प्रैक्टिस सेट, हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो इसके लिए क्या करना है साथियों, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसी एप्लीकेशन जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसका लिंक दे दिया है। इस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक को, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। या अगर आपको लगता है कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप ढूंढिएगा, मिल जाएगा। और वहां पर देखिए पेपर 2 हिस्ट्री की बैच चल रही है, पेपर 1 की भी बैच चल रही है, पेपर 2 में और भी सब्जेक्ट की बैच चल रही है। आपको जिसमें भी चाहिए और देख लीजिए, नॉमिनल है ना, नॉमिनल नाम मात्र का, ठीक है। नॉमिनल आपसे जो कॉस्ट है, बस उसी कॉस्ट पे जो कैसे फ्री ही समझिए इसको, उस रेट पर आप पढ़ाई कर पाएंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो न्यूनतम योग्यता होती है जेट, उसको आप हासिल कर पाएंगे। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वैसे आपको अगर परेशानी नहीं है तो आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्लासेस की ओर चलते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है। हमने पहले ही आपको इंट्रो बता दिया। हमें जो आज पढ़ना है ना, वो हमें क्या पढ़ना है, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष हमें पढ़ना है, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पक्षों के बीच जो संघर्ष चला था उसी को आज हम लोग देखेंगे। और पिछले क्लास में हमने हर्षवर्धन को पढ़ा है। पिछले क्लास में हर्षवर्धन को पढ़ा था और हमने कहा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम महान शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को एक किया, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु जब 647 ईस्वी में हो गई, इसके बीच फिर विखंडन हो गया। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, उसने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। और कन्नौज उसमें व्यापार और कह सकते हैं सामरिक शक्ति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण शहर बन चुका था। इसीलिए अब जब केंद्रीय सत्ता का कह सकते एक प्रकार से विखंडीकरण हो गया, तो छोटी छोटी शक्तियां आपस में लड़ने लगी। और इसमें से 3 पक्ष काफी महत्वपूर्ण है। ये 8वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं। 3 पक्ष काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं 3 पक्षों के बीच ये संघर्ष चला था। इसमें से पहला पक्ष थे कौन, पाल वंश। पहला थे पाल, दूसरा थे आपका राष्ट्रकूट, और तीसरा था आपका प्रतिहार। इन्हीं 3 वंशों के बीच ये संघर्ष चला। और ये संघर्ष 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, बल्कि टोटल 150 साल तक लगभग ये चला। 150 साल तक ये संघर्ष चला, ठीक है। इसी को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, इन्हीं तीनों के बीच संघर्ष। क्यों? कन्नौज पर अधिकार को लेकर हर्षवर्धन ने जो कन्नौज का जो इंपॉर्टेंस उसने बना के रखा, जो उसकी महत्ता बना दी, इसके बाद हर कोई चाहता था कि कन्नौज उसके पास हो। तो इसी कन्नौज शहर पर अधिकार को लेकर, है ना, हर्ष की मृत्यु के बाद इन 3 पक्षों के बीच संघर्ष चला। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब संघर्ष आरंभ नहीं हुआ था, इसके पहले हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पर यशोवर्मन नामक शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? यशोवर्मन। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार किसने किया? यशोवर्मन ने। वह ऑफकोर्स एक कुशल शासक था, योग्य शासक था, विद्वान शासक था, लेकिन वहां किसी और पक्ष का नजर था। तो ये शांति बहुत दिन नहीं रहा और ये शांति अशांति में बदल गया, ठीक है। हालांकि उन्होंने अपने तरफ से
अपने प्रजा के खुश के लिए और देखा जाए विद्वानों को संरक्षण देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे, कुछ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद करना है। वाकपति का नाम तो आपने सुना ही होगा, वाकपति। इसने गोड़ वहो नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और ये जो कवि थे वाकपति, इसी के दरबार में रहते थे, यशोवर्मन के ही दरबार में रहते थे आपके वाकपति, जिसने गोड़बहू की रचना की। कितने ही बार इस प्रश्न को पूछा गया है, गोड़बहू के रचनाकार कौन है? तो वाकपति। किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में। वाकपति एक कवि थे। इसके अलावा यशोवर्मन के दरबार में आपको भवभूति भी मिलते हैं, भवभूति भी इसके दरबार में रहते थे। ये भी प्रश्न आता है, भवभूति किसके दरबार में विराजमान थे, है ना? प्रसिद्ध नाटककार थे भवभूति, या किसके दरबार में विराजमान रहते थे? तो यशोवर्मन। यशोवर्मन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज का शासक। कौन सा कन्नौज? जहां पे हर्षवर्धन शासन किया करते थे, महत्वपूर्ण शहर था उस दौर का। तो मालती माधव, इसके बाद रामचरितमानस और महावीर चरित, इसकी रचना किसने की थी? भवभूति ने। तो भवभूति की ये 3 रचनाओं को याद कीजिए, रखिएगा। पहला मालती माधव, दूसरा उत्तर रामचरित, तीसरा है महावीर चरित, ठीक है। रामचरित मानस रहेगा तो तुलसीदास हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भवभूति की 3 रचना याद रखिएगा, कौन सा? उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव, 3 रचना। वाकपति की रचना गोड़बहू, याद रखिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने इस सीक्वेंस में डाल दिया कि प्रश्न यहां से आते हैं। इसके बाद जब ये अपने सत्ता पर थे, इसी समय अब कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 पक्षों के बीच संघर्ष हुआ कि हम कन्नौज पर अधिकार करेंगे, किसी ने कहा हम करेंगे। और यशोवर्मन की मृत्यु के बाद इन पक्षों को मौका मिला। यशोवर्मन ने अपने समय तक तो अपने दमखम के साथ कन्नौज की प्रतिष्ठा को बनाए रखा, लेकिन यशोवर्मन की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो शासक थे वो योग्य नहीं थे, ठीक है। आयुध भाई वहां पर शासन करते थे और वहां पर 3 शक्तियों ने अब नजर जमाई। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल और तीसरा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, है ना। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट कहाँ थे? दक्षिण भारत के। पहली बार भारतीय राजनीति में देखिएगा कि दक्षिण भारत की शक्ति यहाँ आके इतना एक्टिव तरीके से काम कर रही थी। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी शक्ति दक्षिण भारत से संबंधित थी? तो राष्ट्रकूट। बाद बाकी गुर्जर प्रतिहार, मालवा और पाल बंगाल, ये सभी उत्तर भारत की ही शक्तियां थी जो यहाँ पर संघर्ष कर रही थी कन्नौज पर अधिकार के लिए। और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की शक्ति थी, यानी विंध्याचल के निचला हिस्से से आता था, जो कि कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। ये 3 पक्षों का संघर्ष था, इसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि जब इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, उस समय यहाँ पर एक बहुत ही कमजोर शासकों का शासन था, आयुध शासकों, जिसका टाइटल था आयुध, ठीक है। आयुध शासकों का शासन था कन्नौज पे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर किसका शासन था? आयुध शासकों का, है ना, क्योंकि इसका टाइटल आयुध था, इसलिए आयुध शासक बोलते हैं, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी से इसको आरंभ माना जाता है और लगभग यह 150 साल तक चला, अलग अलग फेज में चला, अलग अलग चरणों में चला, ठीक है। यह लगभग 150 साल चला, अलग अलग फेज में, कुछ दिन शांत होता था फिर शुरू हो जाता था, ठीक है। इस संघर्ष की अगर देखा जाए, शुरुआत किसने की? तो शुरुआत की थी आपका गुर्जर प्रतिहारों ने, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने, और यह अंततः जीता भी उन्होंने ही, गुर्जर प्रतिहारों ने ही अंततः कन्नौज को जीत लिया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततोगत्वा गुर्जर प्रतिहार ही विजय रहे और उन्होंने ही संघर्ष की शुरुआत भी की थी। संघर्ष की शुरुआत भी गुर्जर प्रतिहारों ने ही की थी और जीत भी अंततः उनको ही मिली। नागभर द्वितीय, जो गुर्जर प्रतिहार के महत्वपूर्ण शासक थे, नागभर द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और कन्नौज को प्रतिहारों की अस्थायी राजधानी बना दिया। लेकिन इतना आसान नहीं था, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि नागभर द्वितीय ने किस प्रकार कन्नौज को जीता, कितने चरणों में ये युद्ध हुआ। थोड़ा इसको इसके फ्लैशबैक पे चलते हैं, ठीक है, और फ्लैशबैक पे देखते हुए चलते हैं ये संघर्ष किस प्रकार चला, किस प्रकार किन किन शासकों ने भाग लिया और कौन कौन विजयी हुए। चलिए तो फ्लैशबैक पे चल रहे हैं। आप समझ चुके होंगे नागभर द्वितीय ने इस
त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता था। लेकिन जो पहला चरण था, पहला फेज, फर्स्ट फेज में देखिए वत्सराज किस वंश के थे? गुर्जर प्रतिहार के, ध्रुव और धर्मपाल, इसके बीच संघर्ष हुआ। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था पहला फेज का, किसके किसके बीच हुआ? वत्सराज, ये किस वंश के थे? गुर्जर, ये गुर्जर प्रतिहार, ये हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश। ध्रुव, ये हो गए राष्ट्रकूट, जो दक्षिण भारत से थे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव लड़ रहे थे। इसके बाद तीसरा पक्ष था धर्मपाल, नाम से स्पष्ट है ये पाल वंश से थे, बंगाल के पाल वंश से। ये तीन पक्षों के बीच पहला चरण का संघर्ष चला। यहां पर क्या हुआ? वत्सराज, ये है वत्सराज गुर्जर प्रतिहार के, वत्सराज ने कन्नौज के इंद्रायुध, यहाँ पर आयुध वंशों का शासन था ना, कन्नौज पे किसका शासन था? आयुध वंशों का, और यही टाइटल जो है इंद्रायुध यानी आयुध, इसी से वो नाम पड़ा था आयुध शासकों का। तो कन्नौज के जो शासक थे इंद्रायुध, जिनका शासन था, वत्सराज ने इसको पराजित कर दिया, यानी गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर दिया, और पाल नरेश जो धर्मपाल थे, धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। यानी वत्सराज यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे। किसको किसको हराया? पहले तो कन्नौज के शासक को हराया, फिर पाल शासक धर्मपाल को भी हराया, यानी धर्मपाल जो पाल की तरफ से लड़ते उसको हरा दिया। अब मैदान में बचा कौन? वत्सराज और राष्ट्रकूट। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रकूट का शासक जो ध्रुव था, ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। अब ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया, यानी यहाँ पर डोमिनेट सबसे एक नंबर पे कौन चला गया? ये ध्रुव। एक नंबर पे दक्षिण भारत की शक्ति जो थी ना, ये ध्रुव, ये एक नंबर पे यहाँ पे रैंक 1 पे आया। पहला जो फेज का संघर्ष चला उसमें रैंक 1 पे कौन रहा? ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। यानी दक्षिण भारत की शक्ति ने उत्तर भारत में आकर अपना दमखम दिखाया। ठीक है, इसमें समझिए कि राष्ट्रकूट पहली ऐसी शक्ति थी, अगर देखा जाए ओवरऑल तो राष्ट्रकूट पहली ऐसी शक्ति थी कि इसने दक्षिण भारत में अपने शक्ति का लोहा मनवाया। राष्ट्रकूट पहली दक्षिण भारतीय शक्ति थी जिसने उत्तर की राजनीति में सक्रिय भाग भी लिया और अपना कैपेसिटी भी दिखाया। अब जैसे आयुध शासक थे, आयुध वंशों का शासन था, आयुध में दो भाई थे, चक्रायुध और इंद्रायुध। इन दोनों के बीच आपस में सत्ता के लिए भी संघर्ष था। देखिए, जब आप दो घर वाले लड़िएगा ना तो तीसरा पक्ष हावी होगा। यहाँ दो भाइयों के बीच युद्ध था, इसीलिए तीसरा पक्ष हावी हुआ, इंद्रायुध और चक्रायुध। अब अलग अलग पार्टी ने अलग अलग भाई का पक्ष लिया और एक त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, धर्मपाल ने किसका साथ दिया? चक्रायुध का। जो पाल वंश के शासक धर्मपाल थे उसने किसका साथ दिया? चक्रायुध का। चक्रायुध का साथ दिया, धर्मपाल ने चक्रायुध का साथ दिया। इसके बाद जो वत्सराज थे, किस वंश के? गुर्जर प्रतिहार थे, इसने इंद्रायुध का साथ दिया। वत्सराज ने किसका दिया? इंद्रायुध का, और धर्मपाल ने किसका दिया? चक्रायुध का। दोनों भाई को दोनों लेकर अलग हो गए। ठीक है, धर्मपाल का एक ताम्रपत्र है, खलीमपुर ताम्रपत्र, अपना इनका एक अभिलेख है खलीमपुर ताम्रपत्र। यहाँ पर ये क्या लिखते हैं कि इंद्रायुध को पराजित किया। इंद्रायुध किसके साथ था? वत्सराज के साथ, यानी गुर्जर प्रतिहार के साथ। तो इससे प्रूफ होता है खलीमपुर ताम्रपत्र से कि उसने इंद्रायुध को पराजित किया, यानी इसने किसको पराजित किया? वत्सराज को पराजित किया, यानी गुर्जर प्रतिहार को पराजित किया। धर्मपाल खुद को शक्तिशाली यहाँ पर इस अभिलेख में बताता है, खलीमपुर ताम्रपत्र, याद रखिएगा। तथा चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया, क्योंकि चक्रायुध को ये सपोर्ट कर धर्मपाल, जब इसने वत्सराज को हरा दिया और चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। ये इसका अपना ताम्रपत्र अभिलेख कहता है। ये जरूरी नहीं कि उनका बात सही हो, लेकिन इसका ये अभिलेख ये कहता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इस युद्ध के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वानी डिंडोरी, राधनपुर और अघोम वर्ष प्रथम का जो संजन ताम्रपत्र है, अघोम वर्ष प्रथम का जो संजन ताम्रपत्र है, वहां से भी त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। ग्वालियर अभिलेख है, कौन कौन से स्रोत से जानकारी मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि
धर्मपाल की नागभट्ट के द्वितीय के द्वारा पराजय की जानकारी मिलती है। धर्मपाल जो है ना नागभट्ट द्वितीय से पराजित हो गया। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है क्या कि नागभट्ट द्वितीय द्वारा धर्मपाल पराजय हुआ था, यानी धर्मपाल की नागभट्ट द्वितीय द्वारा पराजय मिली थी। ये किस अभिलेख से मिलता है? तो ग्वालियर अभिलेख से। हम ये अभी लोग स्रोतों के बारे में भी यहाँ जान रहे हैं, किस स्रोत से इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल, कौन सा शासक किस वंश से लड़ा था, इस टेबल का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये क्लियर हो गया कि नागभट्ट द्वितीय ने अंततः ये युद्ध जीता और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। इसके बाद इस टेबल को याद रखिएगा, कौन सा राजा किस वंश से लड़ रहे थे, इससे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार से कौन कौन लड़े? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। ये लोग बाद में शासन किए, लेकिन ये युद्ध यहीं तक चला है ना। नागभट्ट द्वितीय ने जीत लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म हो गया। इसके बाद इन शासकों ने राज किया है ना। अब यहाँ पर देखिए धर्मपाल, ये पाल वंश से थे। ठीक है, यहाँ पे पाल लिख देता हूँ, पाल वंश, ये पाल वंश से जुड़े हुए थे। पाल वंश से कौन कौन हो गए? धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, ये इस वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन कौन थे? ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अघोम वर्ष प्रथम, कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय। ये सभी राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। नाम याद रखिएगा कौन से शासक किस वंश के थे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना है, जहां हमारा छोटा सा टॉपिक था त्रिपक्षीय संघर्ष को हमने डिस्कस किया। और फिर से आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आपको तैयारी में कहीं कोई दिक्कत है जेट की तैयारी में, तो आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़ें और बिल्कुल तैयारी स्मूथ तरीके से, शानदार तरीके से आपकी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आपको जुड़ जाना है। वहां पर सैकड़ों बच्चे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, आप भी उन सैकड़ों बच्चों में शामिल होइए। और जेट का जो 6% रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट कितना आएगा भाई? 6%। ज्यादा रिजल्ट आना नहीं है, जितने एग्जाम में अपियर होंगे उसका 6% ही रिजल्ट आना है। तो 6% रिजल्ट में अपना स्थान पक्का करने के लिए आपको जरूरी है सही गाइडेंस का, सही कंटेंट का, ताकि आप सफल हो सकें। तो जेट पेपर 2 के लिए हमारी टीम आपके लिए उपलब्ध है, जहां पर हम लोग पेपर 1 की भी तैयारी करा रहे हैं और पेपर 2 की भी। आप जिसमें चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की बैच यहाँ पर है, पेपर 2 हिस्ट्री की बैच है, पेपर 2 सोशियोलॉजी की भी बैच है पेपर 2 में। आप जिसमें चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या करना? ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाके इन कोर्सेज को देखिए। जो भी आपको लगा कि इस कोर्सेज में हमें एडमिशन लेना है, उसको क्लिक कीजिए और एंट्री मार लीजिए। कोर्स में आपका एंट्री हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 7541840154। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी चाहिए तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।